Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the legislature यानी विधान पालिका। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने कार्यपालिका के बारे में डिस्कस कर लिया था और आज हम विधान पालिका के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक व्यवस्थापिका यानी विधान पालिका। किसी भी देश या फिर राज्य के शासन को चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि सरकार की आवश्यकता किसी देश या राज्य के शासन को चलाने के लिए पड़ती है। सरकार ही वो यंत्र होता है जो राज्य के उद्देश्यों या उसके लक्ष्यों को अमली जामा पहनाता है, उसको साकार करता है। अपने उत्तरदायित्वों का वहन करने के लिए सरकार शासन कार्यों को अपने 3 अंगों में बांटकर उन्हें पूरा करने का प्रबंध करती है। सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो सरकार 3 अंगों में बांटकर उन्हें अलग अलग विभागों को सौंपकर अपना काम पूरा करती है। सरकार के ये 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों में व्यवस्थापिका ही सरकार का सर्वोच्च अंग है। सबसे महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका ही है। व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य है सरकार के लिए कानून या विधि निर्माण का कार्य करना यानी कानून बनाना। अध्यक्षात्मक सरकार में तो विधायिका इस कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करती है बिना किसी की सहायता के, लेकिन संसदीय प्रजातंत्र में ये कार्य कार्यपालिका के साथ मिलकर किया जाता है। लेकिन यह बात सबसे अधिक महत्व रखती है कि प्रत्येक शासन व्यवस्था में कानून निर्माण का उत्तरदायित्व विधायिका के ही कंधों पर होता है। कानून निर्माण का कार्य विधायिका ही करती है। लोकतंत्र के विकास के साथ साथ विधायिका का भी विकास हुआ है। जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास हुआ, विधान पालिका का भी विकास हुआ है। अब हम इस लेजिस्लेचर के अर्थ और परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। तो साधारण शब्दों में विधायिका या व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग होता है जो कानून निर्माण का कार्य करता है। इसे आमतौर पर संसद के नाम से भी जाना जाता है। संसद शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा पार्लर से हुई है और पार्लर का अर्थ होता है बातचीत करना या बोलना, और लैटिन शब्द पार्लियामेंटम से भी पार्लियामेंट की उत्पत्ति हुई है। संसद को अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहा जाता है और लैटिन शब्द पार्लियामेंटम का प्रयोग भी बातचीत के लिए ही होता है। इस प्रकार संसद शब्द का प्रयोग व्यक्तियों की उस संस्था के लिए प्रयोग किया जाता है जो चर्चा या विचार विमर्श के लिए इकट्ठे हुए। आज सरकार के कार्यों के संदर्भ में संसद को विधान पालिका या विधायिका का नाम दिया जाता है, जिसका संबंध कानूनों का निर्माण करने से है। तो संसद एक सरकार का वह अंग है जो कानून निर्माण का कार्य करता है। एलन वोल के अनुसार विधायिका कार्यपालिका का परामर्शदाता निकाय है, यानी कार्यपालिका को परामर्श देने का काम विधायिका करती है। आधुनिक समय में विधान पालिका की सही परिभाषा फाइनर ने दी है। फाइनर का कहना है कि विधायिका सरकार का वह अंग है जिसका कार्य जनमत या जनता की इच्छा को कानून के निर्माण में लगाना और कार्यपालिका के कार्यों का निर्देशन, निरीक्षण और नियंत्रण करना है। तो विधायिका सरकार का वो अंग है जो जनता की इच्छा को कानूनों में बदलती है, कानूनों का रूप उन्हें देती है। इस प्रकार सार रूप में ये कहा जा सकता है कि विधान पालिका सरकार का कानून निर्मात्री अंग है, कानून बनाने वाला अंग है, जो अध्यक्षात्मक सरकार में तो कार्यपालिका से अलग होता है, लेकिन संसदीय सरकार में कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखता है। इस दृष्टि से उसके कार्य कानून निर्माण और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना दोनों ही हैं। विधान पालिका के 2 कार्य यहाँ से स्पष्ट हुए, एक कानून निर्माण करना और दूसरा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। अब हम विधान पालिका के कार्य और उसकी भूमिका के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनर ने विधान पालिका के कार्य जनता को कानून निर्माण में लगाना और कार्यपालिका के कार्यों का निर्देशन और निरीक्षण करना बताए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी विधान पालिका के कुछ और भी काम होते हैं। तो सबसे पहला काम है विधायी या कानून निर्माण संबंधी कार्य।
आधुनिक समय में आधारभूत संवैधानिक कानूनों को छोड़कर शेष सभी तरह के कानून जो हैं वो विधानमंडल या व्यवस्थापिका के द्वारा ही बनाए जाते हैं। जन इच्छा का प्रतिनिधि होने के नाते जनमत की मांगों और दबाव को कानूनों का रूप देना विधायिका का ही प्रमुख कर्तव्य होता है। विधायिका समाज में शांति बनाए रखने के लिए और नागरिकों के विकास के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाती है। देश की बदली हुई परिस्थितियों में पुराने कानूनों में परिवर्तन या उन्हें रद्द भी कर सकती है। लेकिन विधायिका भी अपनी मर्जी से कानून बनाने को स्वतंत्र नहीं है। उस पर कुछ संवैधानिक प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। ये संविधान को कानूनी सीमा में रहकर कानूनों का निर्माण कर सकती है। लेकिन स्थिति चाहे कुछ भी हो, कानून निर्माण का कार्य विधायिका को ही करना पड़ता है। इसलिए कानूनों का निर्माण करना विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना भी विधानपालिका का ही कार्य है। संसदीय शासन प्रणाली में यह नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है, क्योंकि मंत्रिमंडल का चुनाव उसके द्वारा ही किया जाता है और यह उसके प्रति ही उत्तरदायी होता है। संसदीय शासन प्रणाली में विधानपालिका द्वारा नियंत्रण के अनेक तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कार्यपालिका से प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, कटौती या निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि। इनका प्रयोग कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए किया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में शक्तियों का पृथक्करण होने के कारण विधानपालिका द्वारा कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर पाना संभव नहीं होता है। इसलिए वह धन की मांग या आवश्यक व्यवस्थापन पारित न करके कार्यपालिका को नियंत्रण रखने का प्रयास करती है। राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियां या संधियों का अनुमोदन रोककर भी वो नियंत्रण की व्यवस्था कर सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए जांच आयोग की नियुक्ति करके भी विधानपालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। इस प्रकार शासन व्यवस्था चाहे कोई भी हो, उसमें विधानपालिका का कम या अधिक नियंत्रण कार्यपालिका पर अवश्य रहता है। विधानपालिका का तीसरा कार्य है न्यायिक कार्य। यद्यपि न्यायिक कार्य संपन्न करना न्यायपालिका का काम है, लेकिन आज अनेक देशों में विधानपालिकाएं भी पूर्ण रूप से या अर्ध न्यायिक कार्य करती हैं। इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड, जो संसद का ऊपरी सदन है, अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। अमेरिका में राष्ट्रपति के खिलाफ लगाए गए महाभियोग के बारे में अंतिम निर्णय देने के लिए सीनेट न्यायालय के रूप में बैठती है। भारत में राष्ट्रपति पर इसी तरह महाभियोग की सुनवाई और निर्णय की व्यवस्था राज्यसभा यानी ऊपरी सदन करता है। लेकिन भारत और अमेरिका में आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग का परिणाम नहीं भुगतना पड़ा है। इसलिए व्यवस्थापिका यानी विधानपालिका न्यायिक कार्य भी करती है। विधानपालिका का चौथा कार्य है वित्तीय कार्य। प्रत्येक देश में राष्ट्रीय वित्त को सही ढंग से खर्च करने के लिए सुव्यवस्था विधानपालिकाएं ही करती हैं। वास्तव में धन ही किसी राजनीतिक व्यवस्था या समाज का आधार होता है। यदि इसका दुरुपयोग किया गया तो राजनीतिक व्यवस्था पर आने वाले संकटों से कोई नहीं बच सकता। शक्ति पर नियंत्रण की व्यवस्था विधानपालिका के निचले सदन यानी निर्वाचित सदन, जो चुनाव से बनाया जाता है वो वाला सदन, उसको सौंपी गई है। उसकी स्वीकृति के बिना एक भी पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। नए कर लगाना, अनावश्यक करों को समाप्त करना भी विधानपालिका का ही कार्य है। वित्त विधेयक भी हमेशा ही निचले सदन में पेश किया जाता है। यद्यपि विधानपालिका की वित्तीय शक्तियों पर भी सभी देशों में अनेक प्रकार के प्रतिबंध हैं, लेकिन अंतिम रूप में किसी न किसी तरह विधानपालिकाएं वित्तीय कार्यों का संपादन सफलता के साथ करने में कामयाब हो ही जाती हैं। विधानपालिका का पांचवा कार्य है संविधान में संशोधन संबंधी कार्य। विधानपालिका को संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। कुछ देशों में तो ये अधिकार पूरी तरह से प्राप्त है और कुछ में आंशिक रूप से। कुछ देशों में तो विधानपालिका साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन कर देती है, लेकिन कुछ देशों में विशेष प्रक्रिया के तहत ही संशोधन करना पड़ता है। भारत में यह काम संसद 3 तरह से करती है: संसद के साधारण बहुमत से, संसद के 2/3 बहुमत से और संसद के 2/3 बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति से। ब्रिटेन में यह कार्य साधारण बहुमत के द्वारा ही किया जाता है। स्विट्जरलैंड में भी संशोधन संबंधी प्रस्ताव जनता के सामने जनगणना के लिए पेश किए जाते हैं और जनता को संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखने का अधिकार है।
संशोधन का ये अधिकार संसदीय देशों में विधान पालिका की सर्वोच्चता को सिद्ध करता है। अब विधान पालिका का छठा कार्य है निर्वाचन संबंधी कार्य। संसार के सभी देशों में विधान पालिका को चुनाव संबंधी कार्य भी करने पड़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य तथा प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा मिलकर किया जाता है। इंग्लैंड और भारत में निम्न सदन स्पीकर का चुनाव करता है। इस तरह सभी देशों में विधान पालिका निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है। विधान पालिका का सातवां कार्य है विमर्शात्मक कार्य। कोई भी कानून तभी लोकप्रिय हो सकता है जब वो व्यापक सूझबूझ और विचार विमर्श से बनाया गया हो। इसलिए विधान पालिका अच्छे कानून का निर्माण करने के लिए उस पर विचार विमर्श करती है। अपना कार्य सही ढंग से करके वास्तव में विधान पालिका उचित व्यवस्थापन कार्य ही करती है। इस कार्य को करने में विधान पालिका की समितियां उनका पूरा सहयोग करती हैं। आठवां कार्य है अन्य कार्य। इन कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी हैं जो विधान पालिका को करने पड़ते हैं, क्योंकि आज का युग कल्याणकारी राज्यों का युग है और संसदीय पद्धति के विकसित हो जाने से कानून बनाना या प्रशासन पर नियंत्रण रखने का काम कार्यपालिका भी करने लगी है। लेकिन इससे विधान पालिका का बोझ कम नहीं हुआ। वह आज अनेक उत्तरदायित्वों से लदी हुई है। उसे उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त भी कार्य करने पड़ते हैं। लोकमत का निर्माण करना, जनता को शिक्षित करना, जनता की शिकायतें दूर करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर नजर रखना, प्रतिनिधित्व करना, हित स्वरूपीकरण और हित समूहीकरण करना, राजनीतिक समाजीकरण और पर्यवेक्षण व निगरानी संबंधी कार्य भी विधान पालिका को ही करने पड़ते हैं। ये कार्य संसदीय देशों में तो विधान पालिका के महत्वपूर्ण कार्य बन रहे हैं। तो ये थे विधान पालिका के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो विधान पालिका को करने पड़ते हैं या विधान पालिका इन काम को करती है। अब हम विधान पालिका की भूमिका का मूल्यांकन कर लेते हैं कि विधान पालिका की भूमिका कैसी है। यद्यपि विधान पालिकाएं हर एक देश में पाई जाती हैं और कुछ या अधिक कार्यों का संपादन भी करती ही हैं, लेकिन आज इनकी भूमिका जो है वो सिकुड़ रही है, कम हो रही है। अधिकतर देशों में तो उनके कार्यों का निष्पादन औपचारिकता मात्र ही रह गया है, उसके कार्य फॉर्मेलिटी ही रह गए हैं। आज संवैधानिक देशों में विधान पालिकाओं की भूमिका विधि निर्माण में भी कम हो रही है। जो विधान पालिका का सबसे महत्वपूर्ण काम था कानून बनाना, उसमें भी उसकी भूमिका कम हो रही है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि लोकतंत्री देशों में इसकी भूमिका महत्वहीन हो गई है। इन देशों में सरकारी और अन्य राजनीतिक कार्य विधान पालिका के द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। तानाशाही वाले देशों में विधान पालिकाओं की भूमिका शासक वर्ग की सोच पर निर्भर करती है। इसी तरह सर्वसत्ताधिकारवादी देशों में विधान पालिका की भूमिका का मुख्य नियामक, निर्देशक और नियंत्रक साम्यवादी दल होता है। विकासशील देशों में संस्थागत आधारों के अभाव में विधान पालिकाएं न तो सरकारी कामों को ठीक ढंग से कर पा रही हैं और न ही राजनीतिक कामों को। इन देशों में विधान पालिकाएं हंगामा स्थल बनकर रह गई हैं। इन देशों में विधान पालिकाओं की भूमिका को प्रभावी बनाए रखने के लिए अनुकूल संस्कृति का निर्माण और विकास नहीं हो पाया है। बहुदलीय प्रणाली और साझा सरकार के मॉडल ने आज विधान पालिका की भूमिका को धराशायी कर दिया है। लेकिन धीरे धीरे विकासशील देशों में विधान पालिकाओं की भूमिका में सुधार होता नजर आ रहा है। इससे सार रूप में ये कहा जा सकता है कि विधान पालिकाओं की भूमिका राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली विशेष की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। विधान पालिका की भूमिका जो है वो किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था और वहाँ की शासन प्रणाली की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो आज की क्लास में हमने सरकार के सबसे महत्वपूर्ण अंग विधान पालिका के बारे में डिस्कस किया कि विधान पालिका क्या होती है, विधान पालिका के काम क्या है और उसकी भूमिका वर्तमान में कैसी है। अलग अलग शासन प्रणाली वाले देशों में विधान पालिका की क्या भूमिका है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।